आईटीआई के वेल्डर स्टूडेंट्स के लिए 600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज का आज हम 8वां क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के क्लास से पहले 7 क्लासेज मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर उनको अभी तक नहीं देखा है आपने तो उन सभी क्लासेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन क्लासेज को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस क्लास को देखिएगा, जिससे कि सभी क्वेश्चन जो है कि एक दूसरे से लिंक है। सभी सेट में जो कि मिक्सअप क्वेश्चन डाले गए हैं, तो सभी का लिंक कहीं ना कहीं प्रत्येक सेट से बना हुआ है। तो ऐसे में आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बनेगी जब आप सभी क्लासेस को देख करके इसको देखेंगे तब। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन जो इसमें डाले गए हैं वो आईटीआई के वार्षिक एग्जाम तथा सीटीआई के एंट्रेंस एग्जाम दोनों के ध्यान में रख करके डाले गए हैं। यानी इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इन क्वेश्चन सेट का अगर आप PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट careersetup.in पर जाकर के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। यानी कि 141 नंबर 140 नंबर के जो क्वेश्चन है अभी तक अपलोड हो चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंजन जनरेटर सेट किसके द्वारा चलाया जाता है। यानी इंजन का जो जनरेटर सेट होता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, बिजली, डीजल, पेट्रोल या मिट्टी का तेल। तो 141 का यहाँ पर सही आंसर है बी नंबर। जो आज वेल्डिंग के लिए जैसे आप लाइट चली जाती है तो ऐसे में आप इंजन के द्वारा जो है कि चला करके अभी जो वेल्डिंग का कार्य करते हैं तो वो जो किसके द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आप सभी को मालूम होगा, डीजल के द्वारा जो है कि जनरेटर को चलाया जाता है। तो 141 का बी नंबर सही है यहाँ पर। एसी ट्रांसफार्मर में करंट कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं। यानी एसी का जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें करंट को अगर आपको कंट्रोल करना है कि इतना ही वोल्टेज हमारे पास आए तो उसके लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं। प्लग की पोजीशन बदलकर, आयरन कोर को खिसकाकर, मैग्नेटिक शंट कंट्रोल के द्वारा या फिर ये सभी। तो 142 का यहाँ पर है डी नंबर। इन सभी विधियों का प्रयोग करके हम किसी एसी ट्रांसफार्मर में करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर डी नंबर सही है, 142 का डी नंबर। इन सभी को यूज करके आप एसी ट्रांसफार्मर में करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 143 नंबर, फोर्ज वेल्डिंग के प्रकार हैं। इसके पहले अभी जब पिछला सेट हम लोग रिवीजन कर रहे थे तो उसमें आया था कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग कौन कौन सी है। यहाँ पर फोर्ज वेल्डिंग के प्रकार पूछा गया है। तो वेल्डिंग की भी कई सारी विधियाँ होती हैं, एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, तो इस तरह के। तो यहाँ पूछा गया फोर्ज वेल्डिंग के कौन से प्रकार है, हैमर, डाई या फिर रोल या फिर ये सभी। तो 143 का डी नंबर है। फोर्ज वेल्डिंग के ये तीनों प्रकार होते हैं, हैमर, डाई तथा रोल। तो ऐसे में 143 का यहाँ सही आंसर जो है कि ये सभी है, यानी कि डी नंबर सही है। 144 है, सीम वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का ताप सोर्स प्रयोग करते हैं। सीम वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का ताप सोर्स प्रयोग करते हैं, अग्नि का, गैस का, विद्युत तार का या फिर विद्युत प्रतिरोध का। तो 144 का यहाँ पर डी नंबर है। सीम वेल्डिंग प्रक्रिया में विद्युत प्रतिरोध का हम प्रयोग करते हैं ताप सोर्स के रूप में। तो 144 का यहाँ पर डी नंबर सही है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर, फोर्ज वेल्डिंग कौन सी इसमें से किस वेल्डिंग का प्रकार है। यानी फोर्ज वेल्डिंग किस वेल्डिंग का प्रकार के अंतर्गत आता है, प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, आर्क वेल्डिंग के, नॉन प्रेशर वेल्डिंग या फिर थर्मिट वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। तो 145 का यहाँ पर सही आंसर है ए नंबर। जो फोर्ज वेल्डिंग है वो प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 145 का यानी 145 का ए नंबर सही आंसर है। प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत फोर्ज वेल्डिंग आता है। अगला क्वेश्चन 146 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पाइपों को जोड़ा जाता है। यानी पाइपों को अगर जोड़ना है तो उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं हम, प्रतिरोध वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग या फिर मिग वेल्डिंग। देखिए यहाँ पर पाइप है, पाइप मतलब खोखली होगी, अंदर से सॉलिड मटेरियल होगा नहीं। तो ऐसे जो पाइप्स को जोड़ने के लिए हम जो इस प्रोसेस का यूज करते हैं उसका नाम है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, पाइपों को जोड़ने के लिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का हम यूज करते हैं। तो 146 का यहाँ पर बी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 है 147 नंबर, किस विधि द्वारा फेरस तथा नॉन फेरस धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जाता है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या फिर हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। तो 147 का यहाँ चूँकि ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है, इसके पहले भी एक सेट में एक क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आप सभी को अगर वो सेट देखे होंगे तो याद होगा कि अगर नॉन फेरस तथा फेरस मटेरियल को अगर वेल्ड करना है तो उसके लिए हम मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का यानी कि मिग वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो 147 का यहाँ पर ए नंबर सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, ज्वलनशील गैसों के आधार पर कटिंग टॉर्च का प्रकार है, यानी ज्वलनशील गैसों के आधार पर कटिंग टॉर्च कितने तरह की होती है? ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग टॉर्च होता है, या फिर ऑक्सी हाइड्रोजन कटिंग टॉर्च, या ऑक्सी मेथेन कटिंग टॉर्च, या उपरोक्त सभी। तो 148 का 148 का यहाँ जो सही आंसर है डी नंबर। ज्वलनशील गैसों के आधार पर जो कटिंग टॉर्च होती है ये तीनों प्रकार की होती है, यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग टॉर्च भी होती है, ऑक्सी हाइड्रोजन कटिंग टॉर्च भी होती है, ऑक्सी मेथेन कटिंग टॉर्च भी होती है। तो 148 का यहाँ पर डी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, टिग वेल्डिंग में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन, आयरन, ब्रॉन्ज, या फिर एल्यूमिनियम? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहले भी बता दिया हूँ आपको कि टिग वेल्डिंग में जो है कि टंगस्टन का इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, और मिग वेल्डिंग में जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका 149 का ए नंबर सही है, टंगस्टन। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 150 नंबर। 150 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सील्डिंग गैस है? सील्डिंग गैस ऑर्गन, हीलियम, या ये तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 150 का यहाँ पर सही आंसर है सी नंबर। जो सील्डिंग गैस के तौर पर यहाँ पर, यानी कि जिसको कि अक्रिय गैस बोलते हैं, उनके तौर पर आर्गन और हीलियम होती है। ठीक है, 150 का यहाँ पर ए और बी, यानी कि सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आर्गन और हीलियम जो कि अक्रिय गैस, यानी कि इनको सील्डिंग गैस भी बोला जाता है। तो 150 का यहाँ पर सी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, आर्क के पेनिट्रेशन के कारण बने गड्ढे को क्या कहते हैं? यानी आर्क जो आप टॉर्च यूज करते हैं, उसकी जो आर्क होती है उसके द्वारा जो गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे को क्या बोलते हैं हम? आर्क क्रेटर बोलते हैं, आर्क ब्लो, आर्क बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 151 का यहाँ सही आंसर है ए नंबर, आर्क क्रेटर बोलते हैं। जो आर्क की वजह से गड्ढा बन जाता है उसको हम आर्क क्रेटर बोलते हैं। तो 151 का यहाँ पर सही आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर, उच्च दाब वेल्डिंग में गैस का दाब किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर में होता है, कितना होता है? 18, 50, 15, या फिर 10, या फिर 20? तो हाई प्रेशर वेल्डिंग में जो गैस का दाब होता है वो होता है 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 152 का सही आंसर है बी नंबर, 15। 152 का बी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, बेस मेटल अधिक गल जाने से जो दोष होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यानी बेस मेटल जो होता है उसको, बेस मेटल जो है कि अधिक अगर गल जाता है तो इस ऐसे में कौन सा दोष जो उत्पन्न होता है? अंडरकट, ओवरकट, मेटल का जल जाना, या फिर ओवरलैपिंग? तो 153 का जो सही आंसर यहाँ पर ए नंबर है। बेस मेटल अधिक गल जाने से जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम अंडरकट बोलते हैं। तो ये 153 का यहाँ पर ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की सतह पर कठोर धातुओं की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यानी किसी धातु है, उसके धातु की सतह पर जो कठोर धातुओं की आप परत चढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मिट वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, या हार्ड फेसिंग, या फिर सोल्डरिंग बोलते हैं इसको। तो 154 का यहाँ पर सही नंबर है सी नंबर, हार्ड फेसिंग कहा जाता है। अगर आप धातु की सतह पर कठोर धातुओं की परत चढ़ाते हैं तो इसको हम हार्ड फेसिंग बोलते हैं। 154 का यहाँ पर सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विधि में यानी इलेक्ट्रिक विधि में निम्नलिखित में से किस विधि से ताप उत्पन्न किया जाता है? विद्युत आर्क से, प्रतिरोध से, इंडक्शन से, या फिर ये सभी? तो 155 का आप सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 155 का यहाँ पर सही नंबर है डी नंबर। विद्युत विधि में जो है कि ताप उत्पन्न किया जाता है इन सभी प्रोसेस से, यानी कि जो विद्युत आर्क के द्वारा, प्रतिरोध के द्वारा तथा इंडक्शन के द्वारा। तो ऐसे में यहाँ पर 155 का डी नंबर सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक विधि में इन सभी के द्वारा ताप उत्पन्न किया जा सकता है। तो 155 का यहाँ पर डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 156 नंबर, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग विधि है किस टाइप की है? ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल, या इनमें से कोई नहीं? तो 156 का यहाँ पर सही आंसर है बी नंबर, सेमी ऑटोमेटिक होती है, यानी कि MIG वेल्डिंग, यानी मिग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो कि सेमी ऑटोमेटिक होती है। तो 156 का यहाँ पर बी नंबर सही आंसर है इसका। नेक्स्ट 157 कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील की फिलर रॉड का गलनांक बिंदु कितना होता है? कॉपर के कोटेड लगी हुई अगर माइल्ड स्टील के ऊपर तो उसका जो फिलर होता है उसका गलनांक कितना होता है? 1450, 1490, 1550, या फिर 1590? 157 का यहाँ बी नंबर सही है। जो कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील का जो फिलर रॉड होती है उसकी गलनांक जो है कि 1490 होता है। 157 का यहाँ पर बी नंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 158 नंबर,
टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में नोजल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? यानी टंगस्टन इनर्ट गैस जो होती है TIG, उसमें नोजल जो होती है, नोजल यानी आगे जो टिप के आगे जहाँ से आप वेल्डिंग करते हैं लौ निकलती है, उसको नोजल बोला जाता है। नोजल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? इलेक्ट्रोड के व्यास पर या करंट की सप्लाई पर? ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं थे। 158 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। जो टंगस्टन इनर्ट गैस में जो नोजल का चुनाव होता है इलेक्ट्रोड के डाया पर तथा करंट की सप्लाई दोनों को ध्यान में रख करके इसका चयन किया जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप नोजल सही नहीं लेंगे तो उसका जो फ्लेम है वो सही तरीके से आप नहीं उसमें ना तो कार्बोराइजिंग फ्लेम सही से मेंटेन होगी, नहीं ऑक्सीडाइजिंग, तो ऐसे में फ्लेम सही से मेंटेन नहीं होगी, फिर आपकी वेल्डिंग की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स आएंगे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो 158 का यहाँ पर सी नंबर होगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, 158 का सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 159 यानी कि स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है? स्पॉट वेल्डिंग जो आप करते हैं, जिसमें कि बताया था मैंने प्रेशर वेल्डिंग, जो यानी प्रेशर के द्वारा ये वेल्डिंग की जाती है तथा इसका जो डिस्टेंस होती है स्पॉट वेल्डिंग की वो मिनिमम 3D होती है। तो इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? स्टेप डाउन, स्टेप अप या ऑटो, इनमें से कोई नहीं। तो 159 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। स्पॉट वेल्डिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है उच्च धारा की करंट को निम्न धारा की करंट में यानी लो करंट में इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है स्टेप डाउन को डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो 159 का यहाँ पर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन 160 नंबर, जो कि आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 160 नंबर। और यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे और क्लास अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी मैं अगला सेट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लॉक किस धातु का बना होता है? वी ब्लॉक आप सभी को पता होगा, वी शेप का एक ब्लॉक होता है, उसको जो वो बना जो होता है किस धातु का बना होता है? नरम इस्पात का, क्रोमियम इस्पात का, भेदाग इस्पात का या वेनेडियम इस्पात का? तो 160 का यहाँ पर ए नंबर सही है। जो वी ब्लॉक होता है नरम इस्पात का यानी माइल्ड स्टील का बना होता है। तो 160 का यहाँ पर ए नंबर सही है, नरम इस्पात। तो आज का ये क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में।